नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के आधारभूत तत्व में आज हम वातावरण विश्लेषण यानी कि एनवायरनमेंट एनालिसिस पर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2-3 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उद्यमी व्यावसायिक वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ और परिभाषाओं के और विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समूचा जो ब्रह्मांड है वह एक विस्तृत वातावरण है और ब्रह्मांड में अनेक इकाइयां हैं तथा प्रत्येक इकाई अथवा संस्था का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें उसको प्रभावित करने वाले अनेक गतिशील घटक विद्यमान हैं। ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक कई तरह के घटक हो सकते हैं और होते हैं। ये सभी घटक ही उस इकाई अथवा संस्था के वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक इकाई या संस्था को यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्येक उद्यमी या व्यावसायिक संस्था भी अपने वातावरण की एक इकाई होती है। यह वातावरण उद्यमी व्यावसायिक संस्था के कार्यकलापों का मंच होता है, जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि घटक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक उद्यमी व्यावसायिक संस्था भी इन घटकों को प्रभावित करती है, किंतु प्रत्येक संस्था का प्रभाव कभी कभी नगण्य भी होता है। आज के हम इस टॉपिक में उद्यमी व्यावसायिक वातावरण के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि उद्यमी व्यावसायिक वातावरण के बारे में। तो उद्यमी और व्यावसायिक वातावरण शब्द उद्यम और व्यवसाय और इसके साथ साथ वातावरण से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम वातावरण किसे कहते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सामान्यतः वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर विद्यमान होते हैं तथा वे घटक उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण को अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने परिभाषित भी किया है। जैसे हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो सबसे पहले जो परिभाषा है वो हमने ली है वातावरण के रिगार्डिंग रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार। उन्होंने बोला है कि किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात दशाओं, प्रभाव तथा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों एवं कार्यों से संबंध रखती है। यानी कि वातावरण हम बात करें कि संगठन के बाहर की वो ज्ञात दशाएं, शक्तियां जिन्हें हम जानते हैं, जो आपके संगठन को या संगठन के लक्ष्यों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, उनसे संबंध रखती है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो दी है रॉबिन्स के अनुसार। उन्होंने बोला है वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। जैसा कि उन्होंने जो बोला है कि बाहर की जो कार्य दशाएं, प्रभाव और शक्तियां हैं उस पर उस संस्था का बहुत कम नियंत्रण होता है। यानी कि ये बाहर का जो वातावरण है ये संस्था के नियंत्रण में नहीं होता, उनसे सामंजस्य बिठाना होता है। नेक्स्ट, जब अगर हम बात करें कि उद्यमी व्यावसायिक वातावरण की, मतलब ये जो परिभाषाएं हमने दी है ये हैं वातावरण की। अब हम उद्यमी व्यावसायिक वातावरण के बारे में की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी है वो दी है वीमर ने। वीमर ने लिखा है व्यावसायिक वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्थागत दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। जब कोई संस्था, किसी देश में कोई संस्था जब जन्म लेती है या किसी संस्था का निर्माण किया जाता है तो उस देश का जो व्यावसायिक वातावरण है
जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत दशाओं को शामिल किया जाता है। वो सभी ये जो दशाएं हैं ये उस संस्था के कार्यकलापों के संचालन को और कार्यक्रम को सीधे सीधे प्रभावित करती है। दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो दी है व्हीलर के अनुसार। उन्होंने लिखा है, व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। यानी कि इन सभी दशाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो दशाएं हैं ये सभी दशाएं सम्मिलित हैं और इनके ऊपर, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका, संगठन का कोई नियंत्रण इन दशाओं पर नहीं होता, इनसे सामंजस्य बिठाना ही होता है। अगर हम निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि उद्यमी और व्यावसायिक वातावरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की वे बाहर की गतिशील दशाएं, परिस्थितियां तथा घटक है जिनसे उन संस्था की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर हम इसके बारे में बात करें तो उस संस्था को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है, यानी कि उन दशाओं के साथ उसको सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना पड़ता है और समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। अब अगर हम आगे बात करें कि उद्यमी और व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति क्या होती है, यानी कि उनकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट है वो है गतिशील वातावरण। यानी कि प्रत्येक संस्था का एक गतिशील वातावरण होता है, उस संस्था को अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी जो थिंग्स वगैरह है, जो भी संस्थाएं हैं, वो एक बार किसी भी परिवेश में ढल जाए तो पूरा जो उनका टाइम पीरियड है मार्केट में वो उसी परिवेश में निकल जाएगा। बहुत से चेंजेज या बहुत से परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के अनुसार संस्था को कार्य करना होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संस्था का जो वातावरण है वो गतिशील होता है। दूसरी जो उसकी प्रकृति या विशेषता का जो बिंदु है वो है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। यानी कि संस्था के अंदर और बाहर का वातावरण इसमें सम्मिलित है। प्रत्येक संस्था को अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेती है, लेकिन जो बाहर का जो वातावरण है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता और एक संस्था को बाहर के वातावरण के अनुरूप ही अपने आप को ढालना होता है। तीसरा जो उसका बिंदु है वो है भौगोलिक सीमा। प्रत्येक संस्था के बाहर के वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया। वह सीमा प्रत्येक संस्था के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है गतिशील घटक। प्रत्येक संस्था का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर और चिरस्थायी। यानी कि ये घटक निरंतर बदलते रहते हैं। यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति बदलती है, सामाजिक बदलती है, राजनीतिक बदलती है, धार्मिक बदलती है, सांस्कृतिक बदलती है और तकनीकी, सभी जो घटक है इसमें लगातार परिवर्तनशील, ये परिवर्तनशील घटक है, उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। अगला है परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण के घटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते, परंतु ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इसी प्रकार अन्य घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है साधनों का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। प्रत्येक संस्था अपने संसाधन बाहर के वातावरण से प्राप्त करती है, जैसे कि श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके ही प्रत्येक संस्था उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करके अपने कार्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करती है। इन संसाधनों के अभाव में कोई भी संस्था अपने कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। इन साधनों को प्राप्त करने में उसे कभी कभी बहुत कठिनाई भी झेलनी होती है। प्रत्येक संस्था अपने संसाधनों की प्राप्ति के लिए बाहर के वातावरण पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपने उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के लिए भी इसी पर निर्भर रहती है।
कोई भी संस्था उत्पादों एवं सेवाओं का सफलतापूर्वक विक्रय तभी कर सकती है जबकि वह अपने बाहर के वातावरण अर्थात ग्राहकों एवं समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में सक्षम हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सूचनाओं का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रत्येक संस्था अपने बाहर के वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती है। सर्वप्रथम प्रत्येक संस्था अपने बाहर के वातावरण का अध्ययन करती है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि वातावरणों के संबंध में सूचनाएं इकट्ठा करती है और उन सूचनाओं को प्रोसेस करती है। तत्पश्चात जो भी उनके का जो हल निकलता है या उनसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे अपने संस्था के हित के लिए कार्य में लेती है। अगला है विस्तृत बाजार। प्रत्येक संस्था का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संस्था अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध करती है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तब उस संस्था का निरंतर संचालन होता रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा उपयोगिता का सृजन। संस्था अपने वातावरण से जो कुछ साधन प्राप्त करती है वह अपने वातावरण को ही लौटाती है। ऐसा करने की प्रक्रिया में वह उन संसाधनों का रूपांतरण करती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उन संसाधनों में उपयोगिता का सृजन होता है और इस प्रक्रिया में संस्था संसाधनों में रूप, समय, स्थान, स्वामित्व संबंधी उपयोगिता का सृजन करके अपने वातावरण को पुनः लौटाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संस्था से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संस्था वातावरण की इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती उस संस्था का स्नेह स्वतः ही अंत हो जाता है। अगला पॉइंट है चुनौतियां एवं बाधाएं। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो संस्था इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेती है वह संस्था सफल हो जाती है। ऐसा नहीं कर पाने पर उस संस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर संपर्क। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु प्रत्येक संस्था को द्विमार्गीय संचार यानी कि टू वे कम्युनिकेशन व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके माध्यम से संस्था वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करती है तथा संस्था नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी वातावरण को उपलब्ध करा पाती है। इस संपर्क सूत्र की प्रभावशीलता एवं सफलता से ही संस्था लंबे समय तक वातावरण में स्थायी रूप से अपना जीवन काल बिताती है। अगला है परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपनी वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है वह उसके वातावरण का ही परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील एवं गतिशील होते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपना स्थिर अस्तित्व बनाए रखने के लिए वातावरण के घटकों के अनुरूप ही अपनी नीतियों एवं कार्यकलापों में परिवर्तन करना पड़ता है। ग्राहकों की रुचि, फैशन, जीवन शैली, उत्पादन तथा वितरण तकनीक, सरकारी नियम एवं नीतियां, सामाजिक मूल्य, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, अर्थचक्र की स्थिति आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। फल इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपनी नीतियों एवं कार्यकलापों में उन्हीं के अनुरूप परिवर्तन करना होता है। अगला पॉइंट है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। व्यावसायिक संस्था वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी है। यह नागरिक समुदाय, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, विनियोजकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आदि सभी वातावरण के घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर हम और दूसरे शब्दों में बात करें तो ये सभी व्यावसायिक संस्थाओं को इन निर्णयों एवं कार्यों को करने से पूर्व इनके हितों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट जो है वो है औद्योगिक अथवा व्यावसायिक संस्था भी वातावरण को प्रभावित करती है। प्रत्येक संस्था बाह्य वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होती है तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाहर के वातावरण को प्रभावित करती है। बाह्य वातावरण का प्रत्येक संस्था पर बहुत अधिक प्रभाव होता है।
यह प्रभाव उसकी अनेक शक्तियों के कारण होता है। बाहर के वातावरण को शक्ति सरकार, व्यवसाय, ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से प्राप्त होती है। बाहर के वातावरण का प्रत्येक संस्था पर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था बाहर के वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन एवं सूचनाएं बाजार से प्राप्त करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम वातावरण का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।